हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। भंवर धाराएं अपनी पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और भंवर धाराओं पर कोई न्यूमेरिकल या कोई आंकिक प्रश्न नहीं है, सिर्फ जानकारी थी। यहाँ पे छोटी छोटी जानकारियाँ थी, वो मैंने आपको बताई। और पढ़ने से एनसीईआरटी में भाषा बड़ी सरल है। पढ़ने से जो है भंवर धाराएं अगर पढ़ लिया जाए, 5 मिनट का समय लगाकर अगर पढ़ लिया जाए तो बड़ी मज़े में ये समझ में आ जाता है। पहले इस क्लास पीछे वाली क्लास में देख लीजिए एक बार, आधे घंटे का लगभग वो वीडियो है। पूरी जानकारी मैंने दी भंवर धाराओं के बारे में। उसके बाद यहाँ पर ये पेज नंबर 218 है एनसीईआरटी में। इसको यार एक बार आप पढ़ लीजिए। मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। मैंने कहा बड़ा उपयोग है इसका जीवन में, है। चलिए अब चलते हैं प्रेरकत्व। एनसीईआरटी के मुताबिक 9 नंबर का ये बिंदु है। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। बड़े आराम से, मैंने कहा जल्दी ना करें, कोई जल्दी नहीं होगी। बड़े आराम से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि YouTube की भागम भाग से हम दूर हैं। YouTube की भागम भाग से हम दूर हैं। हम फुल कोर्स में हैं, सारी बातों को बिल्कुल ठीक से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को समय दे रहे हैं। सारे सवाल, सारे उदाहरण हम ले रहे हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हों, चाहे एनसीईआरटी के हों, चाहे बोर्ड वाले हों, है ना। चलिए 6-9 देखिए, एनसीईआरटी के मुताबिक बिंदु लिख रहा हूँ 6-9, और ये है प्रेरकत्व। इसको अंग्रेजी में तुम जान रहे होगे, इसे कहते हैं इंडक्शन। इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, है ना, और इंडक्शन भी बोल देते हैं। इंडक्शन प्रेरण, और इंडक्टेंस अगर लिख दूं इसके आगे तो ये भी बोल देते हैं इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस बोलते हैं तो गुण है, स्वभाव है, और अगर इंडक्शन बोलते हैं तो एक फिनोमिना है, एक व्यवस्था है, एक प्रक्रम है। कुल मिला के प्रेरण या प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व वह गुण है जिसके कारण प्रेरण होता है। बात सीधी आ गई कि प्रेरकत्व वह स्वभाव या गुण है जिसके कारण प्रेरण होता है। तो इंडक्शन और इंडक्टेंस, ठीक, दोनों बातें आ गई इसमें। अब यहाँ हमें समझना होगा कि दो तरह का ये प्रेरकत्व है, ठीक, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, ठीक। अब मैं इसके प्रकार लिखूंगा और बताऊंगा पहले तो ये है क्या। दो तरह का है ये। एक है अन्योन्य प्रेरकत्व, और एक है स्व प्रेरकत्व। म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसे कह देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दो प्रकार का ये परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं, शुरू करते हैं, बिल्कुल मज़े मज़े में शुरू करते हैं। स्व के आगे यहाँ ये भी लगा देते हैं, लो ऐसा भी कर देते हैं हिंदी में। चलिए, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन,
स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। ठीक, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, अब इसमें बात आती है कि भाई जो सामान्य विद्युत प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है जो सामान्य है, वो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। ये खास किस्म की जो है, खास तरह की दो प्रकार, दो कैटेगरी बनाई गई कि जिसमें अन्योन्य प्रेरण कहा जाएगा या स्वप्रेरण कहा जाएगा। इसको बिल्कुल साधारणतया हम दो कुंडलियों पर या दो परिनालिकाओं पर इसको परिभाषित कर देते हैं। अब मान लीजिए हम दो परिनालिकाओं पर परिभाषित कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एकदम मजे मजे में परिभाषित हो जाती हैं। यानी बेसिक कहाँ है, आधार कहाँ है? आधार है परिनालिका। अगर परिनालिका पर हम इन दोनों चीज़ों को परिभाषित कर दें तो दोनों परिभाषित हो जाते हैं। अगर दो कुंडलियों पर परिभाषित करें तो वहाँ पर स्वप्रेरकत्व परिभाषित नहीं हो पाता और अन्योन्य प्रेरकत्व परिभाषित हो जाता है। अब सबसे पहले समझ ले बात को। अगर हम इनकी पूरी परिभाषा देखना चाहते हैं, इनमें फ़र्क क्या और ये होते क्या हैं, तो बड़ी सरलता से इनको परिनालिका पर या दो परिनालिकाओं पर समझा जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहली चीज़ होती है अन्योन्य प्रेरकत्व को अगर हम परिभाषित करते हैं तो हमें दो परिनालिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक परिनालिका का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी में से पास हो। अन्योन्य का मतलब अन्य में, एक का अन्य में या दूसरी में चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा हो, अनुबंधित हो रहा हो और वो बदल रहा हो। वो बदलेगा तो वहाँ पर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। यानी अन्योन्य की बात अगर मैं करूँ, अन्योन्य प्रेरण लिख देता हूँ मैं, ये लीजिए, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब इसमें एक परिनालिका के अंदर दूसरी परिनालिका डाल देता हूँ। ठीक, इसे लिख देता हूँ परिनालिका, ये जो परिनालिका है इसे मान लेता हूँ परिनालिका ए और इसे मान लेता हूँ परिनालिका बी। ऐसे दो नाम बता दिए मैंने। अब अगर परिनालिका ए में एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अगर परिनालिका ए में एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके अक्ष पर परिनालिका दो में से भी गुजर जाता है। बात को समझ रहे हैं? अगर परिनालिका ए में कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, परिनालिका ए में कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है तो परिनालिका ए के अक्ष पर रखी परिनालिका बी में से भी वह चुंबकीय क्षेत्र गुजर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर परिनालिका बी में प्रेरण हो जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाता है या उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है यदि यह विद्युत धारा जो परिनालिका ए में है वो बदल दी जाए। कुल मिला के यदि ए में परिनालिका ए में विद्युत धारा I को परिवर्तित कर दिया जाए, किया जाए तो इसके कारण, देखो बहुत सरलता से समझेंगे, इसके कारण परिनालिका बी में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है जिससे परिनालिका बी में
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरण, यानी एक का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी में से पास हो जाए और बदल जाए तो वहां पर जो प्रेरण होगा वो होगा अन्योन्य प्रेरण। प्रेरण का मतलब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो। सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है तो प्रेरण हो जाएगा, यानी इंडक्शन हो जाएगा। तो ये है अन्योन्य प्रेरण। अन्य से मतलब एक का दूसरे में इस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो। अब बात करते हैं स्वप्रेरण। अब स्वप्रेरण में क्या होगा, ठीक, एक ही परिनालिका में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाए तो यह स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक, यानी एक ही परिनालिका में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाए यह स्वप्रेरण कहलाता है यदि यह चुंबकीय फ्लक्स इसी परिनालिका द्वारा उत्पन्न किया गया हो। उत्पन्न किया गया हो, बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। यानी इसी परिनालिका, एक ही परिनालिका द्वारा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उसी परिनालिका में अपने आप में ही परिवर्तित हो जाए तो यह स्वप्रेरण कहलाता है। अब इसका मतलब समझ ले थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास एक ही परिनालिका है, सपोज ऐसे, और इस परिनालिका में हम कोई धारा प्रवाहित करें। ठीक, और ये मान लें कि इसी में चुंबकीय फ्लक्स जो है परिवर्तित हो जाता है। ये फाई बी है, ये बदल जाता है। ये कब बदलेगा, जब मैं इस धारा को बदल देता हूँ। ये धारा जो है परिनालिका में होकर गुजर रही धारा को बदल देता हूँ तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाएगा। तो इसी के अंदर इसी का चुंबकीय फ्लक्स बदल गया तो इसे कहते हैं स्वप्रेरण, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यानी उसी प्रणालिका में जिसमें खुद में ही एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसी के कारण उसी में चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा हो, तो वहीं उसी में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो प्रेरित विद्युत धारा बाहर से भेजी गई विद्युत धारा का विरोध करेगी और एक परिणामी विद्युत धारा बन जाएगी। बात को समझ रहे हैं? मान लीजिए एक विद्युत धारा इसमें डाल दूं, उसे बदल दूं तो चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा और यहाँ एक प्रेरित विद्युत धारा बनेगी। वो धारा कैसे बनेगी, वो इसका विरोध करेगी और एक परिणामी विद्युत धारा बन जाएगी। ठीक, परिणामी विद्युत धारा बनेगी। कुल मिलाकर ये वाली धारा जो इसमें डाली है और जो परिणामी बन रही है, जो प्रेरण से बन रही है, वो इसका विरोध करेगी। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगी, एक परिणामी विद्युत धारा बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल होता है स्वप्रेरण में कि प्रेरण से उत्पन्न धारा कितनी है, बाहर से हमने कितनी धारा दी है, क्योंकि हम विद्युत धारा जो परिणामी है बस उसी को बता पाते हैं और उसी के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल को भी बता पाते हैं। जबकि यहाँ हम ये पता लगा लेते हैं कि बाहरी परिनालिका में कितनी धारा है जो हमने दे रखी है, उसके कारण इसमें जो प्रेरित धारा है वो हम बता सकते हैं। ठीक, या हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिणामी विद्युत धारा ही मिलती है। बाहर से लगाई गई धारा, प्रेरित हुई विद्युत धारा का परिणाम ही हमें मिल जाता है। ठीक, खैर समझ रहे हैं? ये स्वप्रेरण में क्या है, एक ही प्रणालिका में
अपनी ही विद्युत धारा के कारण, अपने ही चुंबकीय फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन के कारण जो प्रेरण होता है उसे कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक, बाकी लिख दिया। एक देखो, पढ़ के देखो, एक ही याद करना है, इसको समझ लेना है। एक ही प्रणालिका में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाए तो यह स्वप्रेरण कहलाता है, यदि यह चुंबकीय फ्लक्स इसी प्रणालिका द्वारा उत्पन्न किया गया हो। ठीक, ओके। और यहाँ पर यदि प्रणालिका ए में विद्युत धारा I को परिवर्तित किया जाए, है ना, तो इसके कारण प्रणालिका बी में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रणालिका बी में प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसा होता है, ये जो प्रणालिका ए में जो धारा है अगर इसको बदल दें तो बी में जो हो रहा है उसके कारण जो बी में हो रहा है, तो समझने के लिए देखा जाए तो बिल्कुल सरल सी बात है कि दो प्रणालिकाओं में आपसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक के कारण दूसरी में प्रेरण होता है, तो ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण। और एक में ही खुद अपनी वजह से, अपने चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से अगर प्रेरण होता है तो स्वप्रेरण है। मोटा मोटा अगर हम समझ लें तो ये बहुत सीधी सी बात हो जाती है। इसको लिखने की भाषा जो होती है, लिखने की भाषा क्या होती है कि लिखने में हमें भाषा का इस्तेमाल सही इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो जांच होती है, उसकी परीक्षा में जांच होती है, और हमें उसे लिख के इस तरीके से देना पड़ता है परीक्षा में कि एग्जामिनर की या परीक्षा की कॉपी चेक करने वाले की वो समझ में आ जाए। ठीक, तो अच्छा तरीका ये होता है कि जो नोट्स होते हैं, किसी भी वीडियो के साथ में नोट्स होता है मेरा, जैसे मान लो ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो इसके वीडियो के साथ में एक पीडीएफ होता है, तो इसी वीडियो के साथ वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक, वो 3-4 पेज का होता है, उस पर ये लिखा होता है कि भाषा कैसे देनी है, और वो भाषा एनसीईआरटी वाली भाषा ही होती है। यानी अगर आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पढ़ लेंगे, वहाँ से भाषा बनाएंगे, वहाँ से ढूंढेंगे, तो वो क्या है कि वो मैंने ढूंढ के बना के दे दिया आपको। ये मान लो आप अगर वहाँ से नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, तो वो भाषा एनसीईआरटी वाली ही है, मैंने ढूंढ के बना के दे रखा है। आप उस भाषा को याद कर लें, क्योंकि परिभाषाएं जो है वो याद करके लिखनी चाहिए, उनको बनाने की कोशिश में उनके शब्द बदल जाते हैं, ध्यान रहे। तो समझाने का तरीका ये रहा, अन्योन्य प्रेरण क्या रहा, दो प्रणालिकाओं में, और स्वप्रेरण क्या रहा, एक ही प्रणालिका में। अब यहाँ स्वप्रेरण में और अन्योन्य प्रेरण में कुछ फर्क आ जाता है। देखिए, स्वप्रेरण सामान्यतः केवल प्रणालिका पर ही परिभाषित होता है, यानी स्वप्रेरण में एक शर्त आ जाती है कि ये केवल प्रणालिका पर ही परिभाषित होता है, केवल प्रणालिका। ये बात आ गई। और अन्योन्य प्रेरण प्रणालिकाओं सहित और बहुत सारे चालकों में, बंद लूप में, या ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनमें ये परिभाषित हो जाता है। तो कहता है कहीं भी, किसी भी व्यवस्था में ये परिभाषित हो जाता है, किसी भी व्यवस्था में हो जाता है। निर्भर करता है कि इसकी शर्त पूरी हो, एक चालक द्वारा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स दूसरे में बदलता हो, बस ये इसकी शर्त होती है। ये केवल प्रणालिका पर परिभाषित होता है। ये फर्क पड़ गया दोनों में। ठीक, अब चलते हैं स्व प्रेरकत्व गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, ये हम निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ तो बहुत सारे गुणांक हो सकते हैं। अगर अन्योन्य प्रेरण के गुणांक निकाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्व प्रेरकत्व गुणांक केवल प्रणालिका पर ही होगा, क्योंकि ये केवल प्रणालिका पर ही परिभाषित होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें कि ये काम निपटा लेते हैं कि स्व प्रेरकत्व गुणांक चूंकि केवल प्रणालिका पर ही बनता है, तो इसका गुणांक निकाल लेते हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। उसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कहाँ कहाँ होता है, वो सारे कुछ 4-5 केस बनते हैं उसमें, वो सारे बना के बताऊंगा आपको। तो पहले निपटा लेते हैं इसका काम। ठीक, और ध्यान रहे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, पक्का स्वप्रेरकत्व प्रणालिका। ठीक,
तो बात करते हैं स्व प्रेरकत्व गुणांक या स्व प्रेरण। और किस पे मैंने कहा यह परिभाषित हो जाता है? यह होता है परिनालिका पर। ये देखिए, ये परिनालिका पर परिभाषित हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए क्या हमें एक परिनालिका बनानी पड़ेगी, उसमें धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके परिभाषा को बना देना होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक परिनालिका बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक परिनालिका बना लेते हैं। देखिए ये बना रहे हैं, देखिए परिनालिका, और ये बना दी। ठीक, इसमें कोई धारा प्रवाहित कर लेते हैं I। ठीक, और जो जो चीज़ें इसमें होती हैं उनको परिभाषित करते हैं। ठीक, तो परिनालिका की कुल लंबाई, परिनालिका की कुल लंबाई बना देते हैं L। कुल लंबाई कितनी है? L है। और यहाँ दिखा देते हैं कि भाई L जो है वो कहाँ तक है। ये कुल लंबाई हो गई L। ये देखिए, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका में कुल फेरे ये बना देते हैं N। ठीक, अब एक नई चीज परिभाषित होती है, जब हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र बनाया था, एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे या फेरों की संख्या, इसे कहते हैं छोटा n। ये होती है n/L ऐसे। ठीक, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, जैसे ये परिनालिका का मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लें, है ना, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A। ठीक, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसे क्या करना पड़ेगा, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, देखो ये कितना मान लिया, ये A मान लिया, तो A जो है वो होगा πr²। r क्या हो गया, त्रिज्या, जहां r जो है वो क्या है, वो है त्रिज्या। ठीक, शर्त क्या है, जो L है ना, वो बहुत बड़ा है r से, जो L है वो बहुत बड़ा है R से। क्यों? क्योंकि अनंत लंबाई जैसी परिनालिका हो जाती है। फिर अगर ये क्षेत्रफल बहुत छोटा हो तो अनंत लंबाई, यानी एम्पियर का परिपथीय नियम लगाकर हमने इसमें फिर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, तो वो शर्त लागू होती है, त्रिज्या कम होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो उस केस में क्षेत्रफल हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं। यदि परिनालिका में धारा I प्रवाहित की जाए, अब शुरू करते हैं, यदि परिनालिका में धारा I प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र, है ना, यहाँ लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र को मानने के लिए क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे मान लेते हैं, इसको B लिख देते हैं। देखो, तो B का मान होगा μ0 Ni, या B का मान होगा μ0 N/Li। ठीक, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, कुल लंबाई भी लिख सकते हैं, एकांक लंबाई में फेरे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला हम बना चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये हमने बना लिया था। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हम बना चुके हैं, सिंपल सी बात है। अब परिनालिका में अनुबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स, अब लिखते हैं
परिनालिका में अनुबंधित चुंबकीय फ्लक्स, इसे कहते हैं फाई, और ये बताया गया था NBA के बराबर। कितना बताया गया था? NBA, क्योंकि जो फेरों की संख्या है वो गुणा होगी, BA होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल भी तल के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के तल के लंबवत होता है। तो दोनों को एक दिशा में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लूप में जो करंट है पाश में या प्रणालिका में, मान लेते हैं कि वो ऐसे घूम के आगे बढ़ रही है, तो उसको भी, क्षेत्रफल को भी और चुंबकीय क्षेत्र को भी एक दिशा में मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूत्र बनाना है। बाकी प्रश्नों में देखा जाएगा, जो सवाल होंगे उनमें देखा जाएगा कि भाई दिशा चुंबकीय क्षेत्र की या क्षेत्रफल की किस तरफ को है, तो फिर बाद में आएगी वो बातें। या दोनों को एक दिशा में मान के लगाया जा सकता है। ठीक, अब कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना आ गया? यह आ गया NBA। इसका मान देखो बनाते हैं, कितना आ गया? N म्यू नॉट N/L IA, ये बन गया। देखो ये जो मान है ये किसका बना? ये B का मान बना, देखो ये वाला। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स जो बना म्यू नॉट N² A/L बना। ठीक, और आगे क्या बचा? I। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रणालिका के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कांस्टेंट हैं, ये अचर हैं सब। देखो किसी प्रणालिका में फेरों की संख्या जो है वो है, बदल सकते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन जो बदलने वाली चीज़ है, जो बदल सकते हैं सीधे सीधे किसी एक प्रणालिका के लिए, जो बदल सकते हैं वो क्या है? वो है धारा। ठीक, अब इसके बाद अगर लिख दें कि जो फ्लक्स है वो है चुंबकीय फ्लक्स LI, यानी धारा के समानुपाती। मान लीजिए L को हटा लूँ, ऐसे लिख दूँ, देखो जो फ्लक्स है वो धारा के समानुपाती है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें किसी भी प्रणालिका के लिए अचर हैं। ठीक, उसके कुल फेरों की संख्या वही है, उसका क्षेत्रफल वही है, और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, उसकी लंबाई, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, किसके समानुपाती हो गया? धारा के। यानी धारा बदल रहे हैं, धारा को बदल रहे हैं इसमें, तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया समानुपाती नियतांक जो है कितना हो गया? फाई = LI। ठीक, अब देखिए जो L है, ये L, ये वाला जो L है, ये वाला L, ये जो L मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये जो L लिखा है यहाँ पे, इन दोनों में फ़र्क है। ये जो L है ये लंबाई वाला है। ठीक, और ये जो L है ये क्या है? ये प्रेरकत्व गुणांक है। तो प्रेरकत्व गुणांक को LS लिख देना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन वाला है LSIS है। ठीक, L के नीचे क्या लगा दिया मैंने? S लगा दिया। या तो ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि ये जो L है इसे छोटा l बना सकते हैं, स्मॉल l बना सकते हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार कि एक ही प्रतीक जो जगह लगा देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन लंबाई वाला है और कौन स्वप्रेरकत्व गुणांक है। तो परिवर्तन कहाँ किया जा सकता है? परिवर्तन लंबाई वाले पे किया जा सकता है। यानी जो प्रणालिका की लंबाई है उसको अगर छोटा l कर दें तो फिर इसे l कर सकते हैं, बड़ा l कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया? इसको LS कर दिया। ठीक, क्या बन गया? सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशिएंट, यानी प्रेरकत्व गुणांक बन गया ये। अब ये तो हो गया एक काम, तो ये हो सकता है। ठीक, अब मैं ठीक करके इसको फिर बदल के बताया, पूरी तरह बदल के बताता हूँ। इसको देखो, लंबाई को L मान लेता हूँ। चलिए ये देखिए, प्रणालिका की लंबाई को L मान लिया। ये देखिए प्रणालिका की लंबाई को L मान लिया। ये देखिए, बस हो गया। अब आगे बढ़ते गए ये देखिए प्रणालिका की लंबाई को L मान लिया। चलिए हो गया काम। ये देखिए छोटा L लगा दिया। अब इसको L लगा दिया, लो। यानी जो छोटा L है वो क्या बता रहा है? वो प्रणालिका की कुल लंबाई बता रहा है। और जो बड़ा L वो क्या बता रहा है?
स्वप्रेरकत्व गुणांक बता रहा है, समानुपाती नियतांक जो होता है। तो अगर आप देखें L का मान, तो देखिए ये फाई इज इक्वल टू एल आई, तो L का मान हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल ए, ये हो गया L का मान। ठीक, क्या कह रहे हैं L को बता रहे हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी, ध्यान रहे हेनरी, यानी हेनरी को अंग्रेजी में लिख देते हैं H। ठीक, यानी L जो है किस में है, हेनरी में, हेनरी को क्या लिखते हैं, H लिख देते हैं ऐसे। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का स्वप्रेरकत्व गुणांक L जो है वो है 5H, किसी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व गुणांक कितना है, 5H, तो 5 हेनरी इसका एसआई मात्रक है। वास्तव में अगर मात्रक देखें तो कितना बनेगा, देखिए कितना बनेगा, हम यहाँ से बना सकते हैं मात्रक इस चीज़ को, अगर यहाँ से बनाए मात्रक तो कितना बनेगा, इसको हटा के बना के दिखाता हूँ, देखो कितना मात्रक बनेगा, L का मात्रक, ठीक, कितना बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक, ये रहा वेबर, और ये क्या है, धारा, वेबर प्रति एम्पियर, क्या बन गया, वेबर प्रति एम्पियर। तो वेबर प्रति एम्पियर को का एसआई मात्रक नया नाम क्या है, हेनरी। तो इसलिए जो स्वप्रेरकत्व है वो हेनरी में होता है। कोई भी प्रेरकत्व गुणांक हो, स्वप्रेरकत्व हो या अन्य प्रेरकत्व वाला हो, ये किस में होते हैं, हेनरी में। और सूत्रानुसार, सूत्र के अनुसार क्या बनता है इसका मात्रक, वेबर प्रति एम्पियर बनता है। ठीक, अब हमने देख लिया कि प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व गुणांक है वो ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए इसको पकड़ लेते हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं हम इस बात को पकड़ लेते हैं, बाकी चीज़ों को हटा लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं कि भाई फार्मूले में क्या चीज़ें आ रखी हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं थोड़ा सा। L में आ रखे हैं क्या क्या चीज़ें, ज़रा देखें, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल ए, ये चीज़ आ रखी है, देखो ये वाली चीज़ आ रखी है। अब देखिए इसको अगर बदल दिया जाए, ये 3 तरीकों से बदला जा सकता है म्यू। ठीक, कौन कौन से वो 3 पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय गुण होता है, जिनकी वजह से ये बदल सकता है। ठीक, 3 पदार्थ हैं हमारे पास, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लोह चुंबकीय। ये तीनों पदार्थों का बदल सकता है ये। अब मान लीजिए मैं अनुचुंबकीय की बात करूं, अनुचुंबकीय में ये घट जाता है, अनुचुंबकीय यानी म्यू अनु लिखूं तो ये कम होता है म्यू नॉट से। पहली बात, अगर मैं म्यू प्रति चुंबकीय लिखूं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है म्यू नॉट से। ठीक, और अगर मैं म्यू लोह चुंबकत्व लिखूं, ठीक, तो ये बहुत 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 ज़्यादा होता है म्यू नॉट से। ठीक, और यहाँ पर एक सूत्र होता है, बहुत ध्यान से पकड़ना है उसको, हम उसे कहते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, उसे कहते हैं म्यू आर, आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर जो है वो क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। यानी अगर मुझे ये म्यू आर पता हो तो मैं पता लगा लूँगा कि यार इसका जो है एल बढ़ेगा, इसमें कोई पदार्थ डाल दें, माध्यम बदल दें, अगर हम प्रणालिका के अंदर जो माध्यम है ये उसकी चुंबकशीलता है। या आप जानते हैं कि भाई निर्वात है या वायु है तो म्यू नॉट है, म्यू नॉट का मान आपको पता है कैसे होता है, कितना होता है।
अब मान लीजिए आपेक्षिक चुंबकशीलता अगर मुझे पता हो तो मैं यहाँ उसका उपयोग कर सकता हूँ। अब वो कैसे होती देखिए, अगर मैं यहाँ अनुचुंबकीय की बात करूँ तो म्यू अनुचुंबकीय, म्यू आर अनुचुंबकीय, तो कितना होगा जरा बताइए। ये जो म्यू आर है अनुचुंबकीय का, ये कितना होगा? कहता है जी 0 से -1 के बीच, 0 से -1 के बीच ये चीज़ होती है, क्योंकि निर्वात की ये 1 होती है, वायु की ये 1 होती है, तो ये चीज़ होती है 0 से -1 के बीच। देखिए ये पहली चीज़ आ गई, ये अणु के लिए हो गया। उसके बाद प्रतिचुंबकीय है, अगर मैं इसे प्रतिचुंबकीय पे लिखूं म्यू आर प्रतिचुंबकीय, तो ये हो गई 1 से 2 के बीच, ठीक। और मैं अगर इसे लोह चुंबकत्व के लिए लिखूं तो म्यू आर लोह, तो ये बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगी 1 से, ये बात भी आ जाती है। यानी अगर मुझे आपेक्षिक चुंबकशीलता मालूम है तब भी मैं पता लगा लूँगा कि यहाँ पे रखी जाने वाली चीज़ माध्यम का क्या होगा। तो यानी किसी माध्यम के लिए अगर मैं L लिखता हूँ, अगर मैं किसी माध्यम के लिए L लिखता हूँ, चुंबकशीलता लगा देता हूँ, इस प्रणालिका के अंदर कुछ भर देता हूँ, लोहा, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय कोई पदार्थ भर देता हूँ, तो इस सूत्र में यहाँ म्यू आर से गुणा हो जाता है, ठीक। अब क्या बनेगा सूत्र? यदि प्रणालिका में भरे माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो L म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर A/L हेनरी, मात्रक जो है हेनरी, ये होगा। अब फिर विचार कर लें एक बार कि मान लीजिए मैंने इसमें एक अनुचुंबकीय पदार्थ भर दिया, अनुचुंबकीय पदार्थ भर दिया, तो उसका म्यू जो है इस सूत्र के अनुसार म्यू नॉट से कम बनेगा, यानी निर्वात से भी कम बनेगा, तो L का मान घट जाएगा। मान लीजिए एक प्रणालिका है मेरे पास जिसमें निर्वात है या वायु है, उसमें मैं एक अनुचुंबकीय पदार्थ भर दूं तो L का मान क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कम होती है, निर्वात से भी कम होती है। मान लीजिए मैं उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दूं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? L का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए मैं प्रणालिका में लोहा भर दूं, प्रणालिका के अंदर लोह चुंबकीय पदार्थ की एक छड़ रख दूं तो बहुत ज़्यादा, हज़ारों गुना लोहे की चुंबकशीलता, लगभग 1000, 800, 700, 900 कुछ भी, तो 1000 गुना हो जाएगा L, यानी जो प्रेरकत्व गुणांक है वो कितना हो जाएगा? लगभग हज़ारों गुना, 1000 गुना, 700 गुना, 800 गुना, 1000 गुना हो जाएगा। क्या रख देने पर? लोहा रख देने पर। यानी प्रेरकत्व गुणांक घटता है अनुचुंबकीय पदार्थ भर देने पर, प्रेरकत्व गुणांक थोड़ा सा बढ़ता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर देने पर। प्रेरकत्व गुणांक बहुत बढ़ जाता है, 1000 गुना हो जाता है, 800 गुना हो जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ भर देने पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, किस प्रकार L बदलता है विद्युत चुंबकशीलता से। चुंबकशीलता यानी कोई पदार्थ, कोई माध्यम प्रणालिका में भर देने से किस प्रकार L बदलता है। तो यहाँ पर हमें ये जो लिखा है बोर्ड के ऊपर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे, ठीक। तो ले लो, चलो, ओके, डन, ले लिया, फाइनल। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, इम्पॉर्टेंट बात है बहुत ही। अब बात करते हैं कि दूसरी क्या चीज़ है जिससे ये बदल सकता है। देखिए दूसरी चीज़ है ये है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या
कि वर्ग के ये समानुपाती है। यानी अगर फेरों की संख्या मैं 2 गुना कर दूं, वही लंबाई रखूं किसी प्रणालिका में, फेरे बढ़ा दूं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। और लंबाई के वृत्त समानुपाती है, लंबाई बढ़ा दूं तो घटेगा और क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो बढ़ेगा। यानी ये 4 चीज़ें हैं जिस पर मुझे इस पर विचार किया जो कि गुणों पर आधारित है। अगर मैं फेरों की संख्या बढ़ा दूं तो वर्ग के समानुपाती है, ध्यान रहेगा, एरिया के समानुपाती है। अब मान लीजिए मैं त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दूं, सपोज मैं इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दूं, तो एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो एल भी 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसकी लंबाई को आधा कर दूं, वही रखूं फेरों की संख्या, क्षेत्रफल वही रखूं, लंबाई को आधा कर दूं, दबा दूं इसे थोड़ा सा, तो ये स्वप्रेरकत्व गुणांक लंबाई को आधा करने से 2 गुना हो जाएगा। तो कंसेप्ट जो है वो यहाँ पकड़ के रखना है कि किन किन बातों पर स्वप्रेरकत्व गुणांक निर्भर करता है। ठीक, इसको पक्का करना है। ठीक है, अब आता है कि प्रणालिका में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या है, वो एल पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, समय देख लेते हैं अपनी क्लास का। 40 मिनट की हमारी क्लास हो गई है, बस टिक टिक मैं ऑन ऑफ करके आता हूँ। ठीक है।